हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्टर एक्ट 1813 तक देख लिया था कि चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी भारतीय शिक्षा के विकास के लिए, जो कि बाद में एक लंबे समय तक उसको लागू नहीं किया गया। और उसका जो मेन कारण मैंने आपको बताया था और वह था आंगल और प्राच्य विवाद, यानी कि जो शिक्षा की व्यवस्था करने वाले लोग थे उनमें दो धड़े बन गए थे कि हमें वास्तव में शिक्षा किस फॉर्मेट में देनी चाहिए, यानी कि क्या हमें शिक्षा को अंग्रेजों के दृष्टिकोण से देना है या फिर इस तरीका से देना है कि देना तो उनका उद्देश्य अंग्रेजों की दृष्टिकोण से, लेकिन जो भारतीय जनमानस है उसको इस चीज का एहसास ना हो कि वो पूरी तरीका जो पूरी तरीका से जो शिक्षा है वो अंग्रेजों को मद्देनजर रख करके दी जा रही है। या क्योंकि आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था यहाँ पर मानव संसाधन को बनाना ताकि वो अपने लिए उसे यूटिलाइज कर पाए, ये उद्देश्य था। यानी कि भारत के अंदर एक ऐसा शिक्षित वर्ग उत्पन्न करना है कि जो उनके दैनिक जो कार्य हैं, कंपनी है वो क्या कर रही है, वो विस्तार कर रही है, तो उसके लिए कार्य करने वाले लोग भी लगेंगे। और वो लोग कहाँ से आएंगे? इंग्लैंड से तो आएंगे नहीं, तो वो लोग यहीं से आएंगे और यहाँ से आए इसके लिए एक शिक्षा होनी चाहिए। तो दो तरीका के लोग थे, एक थे जो आंगल शिक्षा को यानी कि पूरी तरीका से अंग्रेजी शिक्षा और मॉडर्न एजुकेशन को ध्यान में रखना करके चलना चाहते थे, और दूसरे लोग थे जो चाहते थे कि भारत में शिक्षा भारत की संस्कृति और भारतीय भाषाओं को ध्यान में रख करके दी जाए। इस तरीका से वो जो दो धड़े बने थे उनमें आपस में विवाद होता है और इसी विवाद को हम कहते हैं आंगल प्राच्य विवाद। ठीक है, आंगल प्राच्य विवाद। और आप इसी टॉपिक को डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे, मैं आपको बता भी देता हूं, यहाँ पे आप पहले टॉपिक इसे डाल लेंगे, आंगल आंगल प्राच्य विवाद, इसे अंग्रेजी भाषा में भी लिखते हैं। तो ये जो विवाद है आंगल प्राच्य विवाद, ये क्या है? जैसे कि आपको पता है, प्राच्यवादी जो थे वो ये चाहते थे कि जो भारत की जो शिक्षा है, जिसके ये जो प्राच्यवादी जो समर्थक थे, इनमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उनका नाम है H.T. प्रिंसेप। तो H.T. जो प्रिंसेप है, दूसरा आंगल जो भारतीय भाषा के समर्थक थे, तो ये दो गुट बन गए थे। तो जो भारत की शिक्षा को लेकर के ये मत रखते थे कि भारत की जो शिक्षा है उसमें भारतीयों का जो थोड़ा दर्शन, भारत की थोड़ी संस्कृति और भारतीय भाषाओं को भी सम्मिलित किया जाए, वो थे प्राच्यवादी। और जो दूसरे थे आंगल, यानी कि वो ये मानते थे कि हमें पूरी तरीका से अपने कार्य के लिए मॉडर्न एजुकेशन देकर के एक लोगों की जो फौज तैयार करनी है ताकि वो हम अपने कार्य में उन्हें यूटिलाइज कर पाए, ये और यही विवाद था। और बाद में जाकर के इससे निर्णय होता है, मैं आपको बताऊंगा, आप पहले लिखेंगे और हम आगे करते हुए चलेंगे। ये सारा आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं आपके लिए, लिखें। लोक शिक्षा की सामान्य समिति में लिखना, लोक शिक्षा की सामान्य समिति में दो दल थे। एक दल था प्राच्य शिक्षा समर्थक, एक दल था प्राच्य शिक्षा समर्थक। और पोस्ट में लिख लेंगे आप, उसमें एक व्यक्ति जो थे उनका नाम था H.T. प्रिंसेप। क्या नाम था? H.T. प्रिंसेप। ठीक है, ये प्राच्यवादी थे। हाँ, और दूसरा आंगल शिक्षा समर्थक, दूसरा आंगल शिक्षा समर्थक। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, लिखेंगे प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था, प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके वहीं उसके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वहीं या उसी के साथ में, उसी के स्थान पर या उसी के साथ में परंपरागत भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि भारतीय जो साहित्य है और भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी उन लोगों को होना चाहिए, ये प्राच्यवादी चाहते थे। लेकिन दूसरा लिखें, तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप,
दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा समर्थकों का मानना था, दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा समर्थकों का मानना था कि भारतीयों को आधुनिक यूरोपीय पद्धति की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भारतीयों को आधुनिक यूरोपीय पद्धति की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और इस वर्ग में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया, और इस वर्ग में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया। वे दो धड़ों में विभक्त हो गए। एक धड़ा शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने का समर्थक था और दूसरा धड़ा शिक्षा का माध्यम भारतीय यानी कि जो देशीय भाषा थी उनको बनाए जाने का पक्षधर था। अब आप इसके पीछे लॉजिक समझ गए, यानी कि एक धड़ था, एक ऐसा वर्ग था जो ये चाहता था, कौन सा, आंग्ल वाला, कि जो पूरी जो शिक्षा है वो पूरी तरीका से ब्रिटिश वाली कॉपी यहाँ कर लें, क्योंकि जैसा हम उन्हें पढ़ाएंगे उसी तरीका के माइंड सेट तैयार हो कि वो हमारे ही गुणगान गाएं, यानी कि हमारी तरीका से पढ़ेंगे तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो उन्हें अच्छे से समझ आएगा। दूसरी ओर जो प्राच्यवादी थे वो ऐसा जानते थे, मैं मानता हूं वो ज्यादा दूरदर्शी थे, आप ये समझें, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम इस तरीका की शिक्षा प्रदान करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि ये रिटेलिएट कर जाए, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय लोग ये समझने लगे कि अंग्रेज जो है वो हम पर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने जो प्रथाएं हैं उन्हें थोप रहे हैं, और इसको ध्यान में रख करके वो ऐसा मत दे रहे। ऐसा मत समझना कि वो बहुत ज्यादा भारतीय संस्कृति के प्रशंसक थे या वो इसलिए ऐसा कर रहे, नहीं, उसके तत्व बहुत कम आपको मौजूद मिलेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूरदृष्टा जरूर थे अपने साम्राज्यवाद को लेकर के। समझ गए आप? हाँ, लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, आंग्ल शिक्षा समर्थकों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। और वो दुर्बलता कौन सी है? जो अंग्रेजों के हिसाब से नहीं है। यानी कि सामाजिक दुर्बलता क्या है कि वो जो पश्चिम का जो दृष्टिकोण है उसे नहीं समझ रहे हैं, यानी कि उनकी तरह उन्हें कॉपी करें। दूसरा है आर्थिक, यानी कि अंग्रेजों के जो आर्थिक हित हैं वो उन्हें अपना आर्थिक हित समझें। समझ रहे ना आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि अगर भारत के लोग हैं वो उन्हें साम्राज्यवादी समझेंगे, और क्योंकि वो साम्राज्यवादी हैं, उनके कर्तव्य ऐसे हैं, उनके यहाँ पे एक्शंस ऐसे हैं कि वो समझे ही जाएंगे। अगर वो ऐसा उन्हें समझते हैं तो ये क्या है? सामाजिक सुधार होना चाहिए, आर्थिक सुधार क्या होना चाहिए कि वो उन्हें अपने तरीका से समझे कि नहीं नहीं ये इन्हीं के संसाधन है, अंग्रेजों के संसाधन है, ये उनका उत्खनन कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे। तो इस तरीका की मेंटेलिटी। और एक है राजनीतिक दुर्बलता। राजनीतिक दुर्बलता क्या है कि जो कानून हम बना रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करें। और यहाँ पर भी धीरे धीरे से क्या था कि ऐसे वर्ग थे जो अंग्रेजों को चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ पर शासन ना करें। ऐसे छोटे छोटे दल या इस तरीका की जो मानसिकता है यहाँ के जो लोग हैं ये ऐसा मानते थे। तो वो जो राजनीतिक दुर्बलता क्या हुआ कि इनका जो पर्सपेक्टिव है वो उसे समझें और उसे अपना हित समझे और अपना ही पर्सपेक्टिव माने, ऐसा ये लोग समझते थे। तो इसलिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो दुर्बलता है उसे हम दूर कर सकते हैं जब हम उन्हें अपनी शिक्षा, अपनी तरीका से शिक्षित करें। यानी कि जो पश्चिम की जो शिक्षा है, यानी कि पश्चिम के हित इनके हित हैं, यानी कि पश्चिम के लिए अगर ये कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये अपने लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीका की मेंटेलिटी ला करके लाई जा सके, ऐसा आंग्ल शिक्षावादियों का जो मत था वो इस तरीका से। लेकिन दोनों का मत सेम था। बात थी जो एक एजेंडा जो छुपा हुआ था प्राच्यवादियों का, वो यही था कि कहीं जल्दी से इस बात के विपक्ष में लोग खड़े ना हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं। समझ गए आप? ये तो तीसरा आगे देखेंगे। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, मिशनरी जानते हैं आप? जो ईसाई मिशनरी थे, यानी कि जो कि आप इसे अच्छे से जानते होंगे कि मैं ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुका हूं इसे, इसका मैं इसीलिए ज्यादा रेफरेंस नहीं लूंगा। जब तुर्की से जिसे आप कुस्तुतुनिया आप बोलते हैं, जब वहां पर मुसलमानों ने, यानी कि जो इस्लाम के मानने वाले थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। मैंने उनका नाम आपको बताया था, उस्मान। उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया और वहां से जितने भी जो क्रिश्चियन थे वो आते थे भारत में व्यापार करने, उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। उसके बाद में स्पेन से
पुर्तगाल से ऐसी आवाजें उठी क्यों ना कि हम दूसरे रास्ते खोज लें। किसके लिए खोज लें? ताकि हम व्यापार कर सकें। अगर वो व्यापार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पुनर्जागरण का काल आता है पश्चिम के अंदर, और वो पुनर्जागरण का काल ये था कि हम परिस्थितियों के साथ जुड़े, परिस्थितियों के साथ जुड़े, यानी कि जो परिस्थिति है उनको भांपें और ये ना कहें कि जैसे भारत के अंदर था कि अगर आप पानी में जा रहे हैं, वाटर के रास्ते से जा रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। इस तरीके की जो मान्यता थी वो पश्चिम में भी लगातार उसी तरीका की थी। तो चर्च का अपना एक प्रभुत्व था, चर्च का एक प्रभुत्व था जिसे हम कैथोलिक चर्च बोलते हैं। लेकिन बाद में इसके प्रोटेस्ट किया गया इसके विरुद्ध, और एक जो नया तबका निकल कर आया, एक मान्यता निकल कर आई, उसे बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट जो होते हैं उनके अपने चर्च हैं। तो वो जो चर्च है उन्होंने इस तरीका की मान्यता दी और इन लोगों को क्या दिया, एक स्वतंत्रता दी कि आप जाइए और नए रास्तों की खोज कीजिए। और चर्च ने इसको मान्यता दी और फंडिंग के लिए भी रास्ते बनाए। अगर वो रास्ते बना रहा है तो आप मुझे बताइए कि वो क्या चाहेगा इससे? एक चीज चाहेगा कि आप जो क्रिश्चियनिटी है उसका क्या कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, ये आपका कर्तव्य है। इसके बदले आप क्या हमें देंगे? समझे आप? अगर चर्च आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप चर्च के लिए क्या करेंगे? आप चर्च के लिए कार्य करेंगे, ईसाइयों का प्रचार करेंगे, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे, ईसा मसीह का प्रचार करेंगे, पूरी दुनिया में ये कार्य करेंगे। और ये कार्य करने के लिए कौन? मिशनरी लाए गए, ईसाई मिशनरी, यानी कि जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं और कन्वर्जन कराते हैं। तो इस तरीका का, तो ये चर्च का एक मोटिव था। इनका मोटिव था क्या? कि अगर हम रास्ते खोज लेंगे तो भारत के साथ व्यापार करेंगे। और उसके साथ ये होता है कि अगर ये रास्ते खोज लिए इन्होंने, तो ये क्या है, एक मार्शल रेस लेकर के उभर के आए कि हम जो है, हम वास्तव में पूरी दुनिया में हम अलग हैं। कारण क्या है कि हमने इन्वेंशन किए हैं, हमने अपने समाज में, यानी कि जिसे हम रेनेसा बोलते हैं, यानी कि पुनर्जागरणवाद हम लेकर के आए हैं। हमने धार्मिक परिवर्तन किए हैं, हमने सामाजिक परिवर्तन की मांग उनके यहाँ पे भी उठ रही थी कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। वहां पे बहुत सारे मूवमेंट आए हैं, तो उनके साथ में ये महिलाओं अधिकारों की बात उठी और महिलाओं को अधिकार मिलने प्रारंभ हुए हैं। तो ये जो ईसाई मिशनरी हैं ये भारत आते हैं और ये भारत आने के बाद में यहाँ ईसाइयों का प्रचार करते हैं। तो यही हमारा 5वां पॉइंट है कि ईसाई मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों की उनकी परंपरागत, लिखेंगे आप, ईसाई मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों की उनके परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी। हाँ, धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी और वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे, वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। सीरमपुर के, लिखेंगे, सीरमपुर के मिशनरी इस क्षेत्र के बहुत उत्साही थे, मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साही थे, बहुत उत्साहित है, यानी कि सीरमपुर जो है उस क्षेत्र में ईसाई मिशनरी बहुत उत्साहित थे, यानी कन्वर्जन अच्छा खासा हुआ। आगे लिखेंगे, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के अनुसार, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के अनुसार प्रचलित परंपरागत शिक्षा प्रणाली ने अंधविश्वास, डर और सत्तावाद को जन्म दिया। समझ गए? अब ये भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग कौन है, इसके विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो मैं कहता हूं कि जो साम्राज्यवादी हैं और जो साम्यवादी हैं उन दोनों की विचारधारा सेम है। और आज भी, ये नहीं है उस टाइम में नहीं, आज तक यही चल रहा है। वो दोनों आपको एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, ये वही बुद्धिजीवी हैं जो आज भी आप टीवी डिबेट्स में देखते होंगे बुद्धिजीवियों को। ठीक है, हाँ। अब देखेंगे हम इस जो दोनों, ये जो दो वर्ग जो बन गए थे, आंगल और प्राच्य, इनका फिर क्या निष्कर्ष क्या निकला? तो लिखेंगे आप, आंगल प्राच्यवाद का समापन, लिखेंगे आप। समापन क्या होता है फिर इसका, उसे लिखेंगे आप। पहला पॉइंट डालेंगे यहां पे, लिखें, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी हर लेक्चर में बताता हूं कि जैसा मैं बोल रहा हूं एज इट इज नहीं लिखना है, बल्कि नोट्स कैसे बनाने हैं, लेक्चर आप डाले हुए हैं मैंने, आप उन्हें देखें। लेक्चर जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको आपको की टर्म में लिखना है।
लेकिन सुनना है बार बार इसे, ताकि आप उस एक परिष्कृत भाषा से परिचित हो जाएं। ये मेरा इसको लेकर के उद्देश्य है। ठीक है, तो देखेंगे शॉर्ट टर्म में आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसे एकदम संक्षिप्त में आप लिखें। ठीक है, और पीछे आप जितने भी लेक्चर है मैं देखेंगे, मैंने बार बार बताया कि शॉर्ट नोट्स किस तरीका से बनते हैं और आप इसे शॉर्ट में कैसे लिखें। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंगल दल का समर्थन किया। आप समझे, इसीलिए कहते हैं कि ये मैकाले की औलाद हैं, जो ज्यादा किड़किड़ करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा का ज्यादा समर्थन करते हैं, बहुत बड़े अंग्रेज बनते हैं और कहते हैं कि मुझे हिंदी बोलने में परेशानी होती है और मुझे शर्म आती है। इस टाइप के भी लोग हैं, तो वो न कहते हैं कि मैकाले की औलाद है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विवाद यहां से निकल के आता है कि प्राच्य और आंगल विवाद, और आंगल विवाद जो आंगल के जो सपोर्टर हैं उनको मैकाले भी सपोर्ट करता है। तो इसको क्या मिलता है, लॉर्ड मैकाले ने आंगल दल का समर्थन किया। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, दूसरा लिखेंगे 2 फरवरी 1835। कब? 2 फरवरी 1835। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोच्च है। अंग्रेजी भाषा ही सर्वोच्च है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मैकाले ने कहा कि कोट अनकोट करेंगे, कोट करेंगे, भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। यानी कि वो कहता है कि जो भारत का साहित्य है वो कमजोर है किसके साहित्य से? पाश्चात्य साहित्य से। इसलिए तर्क देखिए आप कितना, इसे हम कहते हैं कुतर्क, इसे तर्क नहीं कहते, इसे कुतर्क कहते हैं। ठीक है, आत्ममुग्धता इसे हम बोलते हैं, कि खुद में ही अपने आप को तोप समझना। मैकाले भी उसी से ग्रस्त है। ठीक है, भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है, और उसने भारतीय शिक्षा पद्धति और साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। पूर्ण समर्थन किया। चौथा पॉइंट लिखेंगे, मैकाले ने इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूल और कॉलेज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया। मैकाले के इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया। दोनों, स्कूल और कॉलेज। ठीक है, लिखेंगे इसके प्रभाव क्या है ऐसा करने के? लिखेंगे सरकार ने बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने के बजाय अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले। सरकार ने बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने के बजाय अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले। दूसरा लिखेंगे, सरकार को और कुछ नहीं तो कम से कम शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे,
आम जनता को भी शिक्षित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आम जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो मैंने अभी आपको पीछे बता चुका हूं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? आम जनता को शिक्षित नहीं, बल्कि अपने लिए एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना जो दिखने में भारतीय हो, लेकिन उनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जो साम्राज्यवादी ताकत है उनके साथ जुड़ जाए और वो उनकी भाषा बोले, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, वो देखेंगे हम आगे हिस्ट्री में, इसी में। हाँ, सरकार, हाँ लिखना, सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह शिक्षा पर सीमित संसाधनों को ही खर्च करना चाहती थी। और सीमित संसाधन क्या थे? वो 1 लाख रुपए जो मैंने 1813 के एक्ट में आपको बताए हैं, और अभी इस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताए हैं। सरकार का विश्वास था कि भले ही प्रारंभ में शिक्षा का लाभ उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहे, किंतु धीरे धीरे इसके लाभ जन सामान्य तक पहुंचेगा, इसका लाभ जन सामान्य तक पहुंचेगा। अधोमुख निस्पंदन सिद्धांत, यानी कि डाउनवर्ड, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि टपक सिद्धांत, या फिर विप्रवेशन, विप्रवेशन का सिद्धांत, विप्रवेशन। विप्रवेशन का सिद्धांत कहा गया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पेपर में आता है प्रश्न तो आप इसे टैकल कर लेंगे, और प्रीलिम्स में प्रश्न आते रहते हैं कि प्राच्यवादी और आंगलवादियों का जो है क्या विवाद था, उसे किस तरीके से सेटल आउट किया गया, उसके प्रभाव भी दे सकता है आपको 4 विकल्प में कि इनमें से कौन सा उसका प्रभाव था। तो ये मैंने आपको बता दिया, और नहीं तो फिर सीधा भी पूछ सकता है कि आंगल प्राच्य विवाद क्या था और भारतीय संस्कृति और शिक्षा पर उसके क्या प्रभाव पड़े, या वर्तमान में आप उसकी क्या प्रासंगिकता देखते हैं। इससे 1000 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने चिंतन मनन किया है तो आप इसे लेकर के अच्छे से उसको एड्रेस कर पाएंगे, प्रश्न को, आपको अच्छे खासे नंबर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है। लेकिन अब इसके बाद आता है थॉमसन के प्रयास। थॉमसन कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसे आज का उत्तर प्रदेश कहते हैं, 1843 से 53 के बीच में। तो उन्होंने इस दिशा में कुछ प्रयास किए थे, और जो देसी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा का विस्तार करने की उन्होंने योजना बनाई थी, तो उनके ये प्रयास थे। तो आप लिख लेंगे थॉमसन के प्रयास, लिखेंगे आप थॉमसन के प्रयास, टॉपिक ऐसे डाल लेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही सारा जो मैं आपको करा रहा हूं, मेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि जो थॉमसन के प्रयास है किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, या फिर उच्च शिक्षा से संबंधित है, या निम्न या मध्य शिक्षा से, या फिर ट्रेड से, या फिर समाज सुधार से, या धर्म सुधार से। 1000 बार तरीका के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखना ये शिक्षा के सुधार से संबंधित है। थॉमसन के प्रयास क्या थे इसे लेकर के? जैसे कि मैंने आपको बताया है, वहां पर जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उन्होंने कहा था कि हम मध्य और उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे, और बाद में डाउन टू वर्ड्स थ्योरी ला करके कि भाई जो टपक सिद्धांत है इसके द्वारा जो निम्न वर्ग है उसको उसका फायदा मिल जाएगा। इस तरीका से एक जो ख्याली पुलाव है वो पकाए गए थे, लेकिन उनका जो उद्देश्य, मैं ऑलरेडी आपको सारे लेक्चर्स आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे पहले कि थॉमसन के इसको लेकर के क्या प्रयास थे और थॉमसन कौन थे, लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे इसमें, लिखना लिखें उत्तर पश्चिम प्रांत, आधुनिक उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने देशीय भाषा, यानी कि जो देसी भाषा थी, देसी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की ओर विस्तारित योजना बनाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे थे उनको बंद करके जो माध्यमिक, यानी कि जिसे वर्नाक्यूलर बोलते हैं, यानी कि जो वहां की अपनी भाषा है ना, अपना डायलेक्ट है, उसमें जो है शिक्षा देने का उन्होंने योजना बनाई थी। और जो छोटे छोटे स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही थी उन्हें बंद कर दिया गया, और केवल अंग्रेजी जो भाषा है वो कॉलेज जो थे, है ना, कॉलेज स्तर की रह गई। यानी कि स्कूली शिक्षा के स्तर पर उन्होंने क्या बनाया, अंग्रेजी माध्यम को खत्म कर दिया, और जो वहां की जो देसी भाषा थी उसमें शिक्षा प्रारंभ कराई।
और अंग्रेजी केवल, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी केवल कॉलेजों की ही शिक्षा का माध्यम बनी। गांव के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्तर की जो शिक्षा है उसे देने के लिए की गई। अब गांवों के स्कूलों में कृषि विज्ञान तथा अब गांवों के स्कूलों में कृषि विज्ञान तथा क्षेत्रीय मिति, यानी कि जैसे मेंसुरेशन बोलते हैं, क्षेत्र मिति जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ कराया। अध्ययन के लिए देसी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। अध्ययन के लिए देसी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। और इस योजना के पीछे थॉमसन का उद्देश्य यह था कि नवगठित राजस्व और इसके पीछे थॉमसन का उद्देश्य था कि नवगठित राजस्व और लोक निर्माण विभाग के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सकें और इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग को भी गठित किया गया और इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थॉमसन का प्रयास हो गया। इस पर कोई बहुत बड़ा प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिखा दिया। आगे लिखेंगे आप चार्ल्स वुड का डिस्पैच, लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कब आया है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आता है यहां से प्रश्न, तो करा रहा हूं इसे भी। ठीक है लिखेंगे आप इसमें। और मेंस में भी इससे प्रश्न आया है, लेकिन 2013 के बाद नहीं आया, उससे पहले प्रश्न आया है, तो आने के चांस है इससे प्रश्न बने। ठीक है, तो आप लिखेंगे चार्ल्स का वुड डिस्पैच, लिखे ना। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। यह भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। यह भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। और डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। कौन कौन सी थी? ABC करके आप लिख लेंगे। इसमें सरकार से कहा गया कि वे जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करें, यानी कि जो भी वहां की सरकार थी वो जनसाधारण की जो शिक्षा है उसकी जो भी शिक्षा का व्यय होगा उसकी जिम्मेवारी वो खुद ले, क्योंकि 1813 में तो केंद्रीय सरकार ने उसका लिए वहन किए थे 1 लाख रुपए, और उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाई स्कूल, उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाई, अच्छा वहन करे, लिखना एक आगे इसी में लिखना है। इस प्रकार अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत कागज में ही सिमट कर रह गया। और इस प्रकार वो तो मैंने बताया कि ये तो सिर्फ एक ख्याली पुलाव था और कुछ नहीं था। ठीक है, हाँ। दूसरा पॉइंट B पॉइंट लिखेंगे इसी में। लिखेंगे इसने सुझाव दिया कि गांवों में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशाला, इसने सुझाव दिया कि गांवों में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं, और उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाएं, और उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी शहरों मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए।
विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों में एक कुलपति, एक सीनेट और एक अधि सदस्य, यानी कि एक अधि सदस्य होंगे। इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। और ये विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेंगे और उपाधियां देंगे। उपाधि मतलब है डिग्री, जैसे बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, इस तरीका से। आप समझ गए ना इसे? ये पूरा एक प्रोग्राम है इनका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सी। लिखेंगे इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूली स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। इसने स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर इसने स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इसने स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और तकनीकी विद्यालयों और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, आगे लिखेंगे। इसमें 3 पॉइंट करा दिए क्या मैंने? चौथा लिखेंगे, डी पॉइंट लिखेंगे। इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों के इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी, जैसा कि यूजीसी जो है आज, हाँ यूजीसी के तौर पर एक ग्रांट कमीशन है वो, लेकिन यहाँ पे भी एक एड देने की जो पद्धति चलाने की सिफारिश इसने की। और कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। और इस विभाग की कार्य शिक्षा की उन्नति, इस विभाग का कार्य शिक्षा की उन्नति और उसके प्रचार प्रसार की समीक्षा करना तथा सरकार को प्रतिवर्ष इस संबंध में रिपोर्ट भेजना था। इस क्षेत्र में लिखेंगे इसने इस बात पर बल दिया, इसने चार्ल्स वुड डिस्पैच ने इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर होगी। और ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या है, मैं पढ़ाऊंगा इसे, हाँ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाएंगे। लिखेंगे आगे, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसने इस बात की घोषणा की कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए तथा बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो उसी दृष्टि से देख कर चलना, बारीकाई से, है ना। लिखना आगे, 1840 से 1858 के मध्य, लिखना 1840 से 1858 के मध्य स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का समर्थन परिणति तब मिली। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सार्थक परिणति तब मिली जब जेईडी
जेईडी बैथून द्वारा 1849 में, जेईडी बैथून द्वारा 1849 में कलकत्ता में बैथून स्कूल की स्थापना की गई। कलकत्ता में बैथून स्कूल की स्थापना की गई। लिखेंगे बैथून कॉमा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। बैथून कौन थे? शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे ये। लिखेंगे मुख्यतः बैथून के प्रयत्नों के द्वारा ही, बैथून के प्रयत्नों के द्वारा ही कुछ अन्य महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई थी। इन्हें सरकार से अनुदान और निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया था। इन्हें सरकार के अनुदान और निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया था। नेक्स्ट लिखेंगे चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियां और आदर्श। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियां और आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहे। इस काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पश्चिमीकरण हुआ। पॉइंट में आपने लिखा है कि चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियां एवं आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहे और इस काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चातीकरण। जब हम पाश्चातीकरण कहते हैं तो आप इसे एक तरीका से क्रिश्चियन पद्धति पर लेकर जाना भी कह सकते हैं। पाश्चातीकरण का मतलब और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक तरीका से इसका क्रिश्चियनाइजेशन करना है ना। हाँ, बस वही है। तो पश्चिमीकरण हुआ और अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। इस काल में शिक्षण संस्थाओं में प्रधान अध्यापक और आचार्य मुख्यतः यूरोपीय ही नियुक्त किया करते थे। यानी कि वो अपने टाइप के जो बंदे थे, जो उनकी शर्तों को मानेंगे, उन तरीका के लोगों को इन पदों पर वो बैठाते थे। ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया और धीरे धीरे निजी भारतीय प्रयत्न भी इस दिशा में किए जाने लगे। अब आ गया समझ में। अब निजी प्रयत्न किस दिशा में किए जाने लगे? कहीं ना कहीं उसमें दो वर्ग हैं। मैंने जैसे आपको बताया है, भारत में आज भी और पहले भी दो धड़े रहे हैं और एक धड़ा है जो कि सपोर्ट करता है हम भारतीय, यानी कि भारत की कल्चर, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति को, और एक वर्ग जो है वो आपको दूसरी अन्य ताकतों के साथ खड़ा हुआ मिलेगा। ये आज भी है, ये पहले भी था, आगे रहेगा नहीं, ये तो समय बताएगा। ठीक है, तो आपने आज देखा कि जो पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो प्राच्यवादी थे और आंगलवादी थे, उनका विवाद किस तरीका से क्या था और उसे किस तरीका से उन्होंने समापन किया, और बाद में हमने थॉमसन के प्रयास देखे कि उन्होंने क्या किया था। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो था चार्ल्स का वुड डिस्पैच, वो क्या था, उसकी क्या शर्तें थी, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसे उसी तरीका से देखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हंटर शिक्षा आयोग देखेंगे और उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी देखेंगे जो 1904 का था उसे, और उसके बाद में हम देखेंगे द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा का विकास किस तरीका से होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में 3-4 टॉपिक हम करा देंगे। तो ये जो शिक्षा का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, फिर प्रेस वाला जो चलेगा वो हम देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आपने इस लेक्चर को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।